नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिशन बुनियाद क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ उसमें जो भी कॉन्सेप्ट जो होगा उस हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ए पीस ऑफ वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल 8.9 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर ब्रॉड इज रीशेप एंड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, क्या कहता है कि एक तार है, उस तार को पहले तो मोड़ करके एक रेक्टेंगल शेप दी गई है और उस रेक्टेंगल की लंबाई 8.9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर है। और फिर उसी तार को मोड़ करके एक सर्कल बना दिया गया है और आपसे उस सर्कल की रेडियस जानना चाहता है। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आपका सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई तार था, उस तार को मोड़ करके पहले क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। देखिए, ये एक रेक्टेंगल बना दिया गया। इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, 8.9 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर। देखिए, जितना इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, कहने का मतलब जितना इस आयत का परिमाप होगा, उतनी ही वायर जो होगी उसकी लेंथ होगी, यानी तार की लंबाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो बाउंड्री होती है, यानी कि जितनी साइड्स हैं उन सभी का जोड़ क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और रेक्टेंगल जो बनाया हुआ है वो उसी तार के तो मोड़ करके, उसी तार को मोड़ करके तो बनाया हुआ है। तो जितना रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा उतनी ही लेंथ क्या होगी, वायर की होगी। तो देखिए, अगर मैं पेरीमीटर निकाल लूं इस रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप कहोगे सर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जिसमें एल दिया हुआ है 8.9, बी दिया हुआ है 5.4। दोनों को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा आपका 14.3 और 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 28.6 सेंटीमीटर। ये 28.6 सेंटीमीटर क्या है, इस पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। और जब रेक्टेंगल का पेरीमीटर है तो ये लेंथ ऑफ वायर है। क्या है, लेंथ ऑफ वायर। तो इट मीन्स लेंथ ऑफ वायर हमें पता चल गई कितनी है, वो है 28.6 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को मोड़ करके क्या बनाया, सर्कल बनाया सर। इसी वायर को मोड़ करके बना दिया गया है सर्कल। तो देखिए, इस सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होगी, इस सर्कल की यानी इस वृत्त की परिधि कितनी होगी सर, जितनी तार की लंबाई होगी उतनी ही इसकी क्या होगी, परिधि होगी। तो हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है या हमें निकाली है कितनी, 28.6। देखिए, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। तो आर को इसी साइड रखेंगे, बाकी ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो 28.6, 2 मल्टीप्लाई में था, 2 नीचे डिवाइड में आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर और 22 नीचे। 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.3। ठीक है, अब देखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 3 जा 21, 2 बचेगा, 7 4 जा 28 और 2 30, 3 बचेगा, 7 1 जा 7 और 3 10 और नीचे 22। और जब इसको आप 22 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी 4.55 सेंटीमीटर, जो कि किसकी वैल्यू है, आर की। और आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और यही हमसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताओ सेंटीमीटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट होगा, 4.55 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। द थिकनेस ऑफ ए मेटेलिक ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर एंड द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 12 सेंटीमीटर।
फाइंड द वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल बी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि आपके पास में एक ट्यूब है किसी भी मेटल की, वो ट्यूब जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली बात तो इस ट्यूब की शेप कैसी है, इस ट्यूब की जो शेप है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। कैसी शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। अब देखिए जो पाइप, मान लीजिए आपने पाइप देखो तो पाइप कैसा दिखाई देता है, अंदर से खोखला ऐसा दिखाई देगा। अब ये कहता है कि ये जो पाइप है, ये जो मेटलिक ट्यूब है, इसका अंदर का ये जो डायमीटर है, देखो ये अंदर वाला, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंदर का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और ये जो मोटी है ये है 1 सेंटीमीटर मोटी है। कितनी सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे आप, 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, टोटल कितना हो गया? 2, और 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो यानी कि जो आउटर, जो अगर आप डायमीटर की बात करेंगे, यानी कि बाह्य व्यास की बात करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा सर? वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे इस मेटलिक ट्यूब का वॉल्यूम जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? क्योंकि इसने दी है डेंसिटी। क्या दी है? डेंसिटी। और मेरे भाई डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। और यहाँ से हमसे इस ट्यूब की वेट पूछना चाहता है, यानी ट्यूब का मास पूछना चाहता है। तो मास किसके इक्वल होगा? यानी D इंटू वी इज इक्वल टू M, जो कि D की वैल्यू दे रखा है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका मास निकल करके, यानी वेट निकल करके आ जाएगा। तो मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर करना है? वॉल्यूम के ऊपर। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालेंगे किसका? इस मेटलिक ट्यूब का। सर मेटलिक ट्यूब का कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, शेप कैसी? सिलेंड्रिकल शेप। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? 2 पाई r होता है। लेकिन हमें कौन सा निकालें, बाहर वाला या फिर अंदर वाला? मेरे भाई आपसे पूछ रहा है इस ट्यूब का, तो ट्यूब का कैसे निकलेगा? देखो इस ट्यूब का, यानी इस ट्यूब का कैसे निकलेगा? जब हम पूरे पहले बाहर वाले का निकाल दें, उस बाहर वाले में से इस अंदर वाले का क्या कर दे? माइनस। तो ये वाला जो है इसका वॉल्यूम आपका निकल करके मेटलिक ट्यूब का आ जाएगा। सर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ है सिलेंडर, या यहाँ पर आप मेटलिक ट्यूब भी लिख सकते हैं। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहाँ पर 2 रेडियस हैं, क्योंकि हमें एक बार बाहर का निकालेंगे, एक बार अंदर का निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल करके आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो आउटर जो डायमीटर है उसकी रेडियस कितनी है, जो तो कैपिटल R से डिनोट कर देंगे बाहर वाले को। तो इसकी रेडियस, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 12 और 2 14, तो रेडियस हाफ होगी, यानी 7 सेंटीमीटर। और अंदर वाले की रेडियस कितनी होगी? 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, यानी कि मेटलिक ट्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ मेटलिक ट्यूब इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h। सर इसमें दोनों में पाई और h कॉमन आता है, तो अंदर बचेगा r स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से बच जाएगा माइनस r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, h की वैल्यू, इस ट्यूब की लंबाई दे रखी है 1 मीटर। तो 1 मीटर को, ये रेडियस सेंटीमीटर में है, तो लेंथ को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इंटू r, कैपिटल R की वैल्यू 7 का स्क्वायर 49, r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से आ जाएगा 3.14 इंटू 100, इंटू में 49 माइनस 36 13। ठीक है, डेसिमल को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 314 की गुणा करनी है 13 के साथ है। और इसकी तुम गुणा करोगे 13 के साथ तो क्या आएगा? 13 चौके 52, 5 13 एकम 13 और 5 18, बचेगा 1 13 39 और 1 40, यानी कि 4082 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया? ये उस मेटलिक ट्यूब का जो है वॉल्यूम निकल करके आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है मास। और मास किसके इक्वल होगा? सर मास होगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। और डेंसिटी कितनी दी है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
और वॉल्यूम कितना आया 4082। इसके साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो 4082 की 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65 और 8 चौक 32, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57 और 7 चौक 28, 6 5 4 9 7 और 4 13, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 के बाद लगा देंगे डेसिमल, यानी कि 31839.6 ग्राम। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे किस में दिए गए हैं, किलोग्राम में दिए गए हैं। तो जब ग्राम के किलोग्राम बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग, और जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 3 और आगे खिसक जाएगा, यानी कि 31.8396 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे तो 31.9 kg जो है इस मेटलिक ट्यूब का वेट होगा, मास होगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, चेक द गिवन टेबल एंड गिव द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है कि ये जो आपको टेबल दी गई है, देखो टेबल जो आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा और नीचे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैम अंडर द मार्क्स रेंज ऑफ 300 to 400, यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 300 से 400 की रेंज में आते हैं, यानी कि जिसने 300 से 400 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं। तो देखिए 300 से 350 प्राप्त करने वाले कितने हैं, 12, और 350 से 400 के बीच में कितने हैं, 14। तो कहने का मतलब 12 और 14 टोटल हो गए सर 26, और ये 26 वो बच्चे हैं जो 300 से 400 के बीच की रेंज में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निखिल इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। दो बच्चे हैं, एक अखिल है और एक निखिल है। निखिल की इनकम अखिल की इनकम से 20% कम है। तो ये पूछ रहा है कि जो अखिल की इनकम है, जो प्रेजेंट इनकम है, वो निखिल की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो अखिल है उसकी इनकम है, अखिल की जो इनकम है वो मेरे भाई कितनी है, 100 है। तो निखिल की इनकम कितनी होगी, निखिल की इनकम होगी सर उससे 20% कम होगी, यानी कि निखिल की इनकम क्या होगी, 20% कम होगी। और जब निखिल की इनकम 20% कम होगी, यानी कि 100 पे 20 कम होगी, तो इसकी 100 थी तो उससे 20 कम कितनी होगी, 80 होगी सर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो अखिल की इनकम है वो निखिल की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले परसेंट जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, कितने परसेंट कम है ज्यादा है ऊपर वो लिखते हैं, कितने से ज्यादा यानी कि नीचे टोटल लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करते हैं। तो कितनी ज्यादा है निखिल की इनकम, तो आप कहोगे सर 20 ज्यादा है निखिल से। किससे, निखिल से। तो निखिल की यानी कि टोटल इनकम कितनी है, 80, और परसेंटेज करने के लिए इनटू में 100। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से कटेगा ये 4 पे, और इसको 4 से काटोगे कट जाएगा 25 पे। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, If the manufacturer gains 10%, the wholesaler dealer 15% and the retailer 25%, then what is the production cost of a washing machine whose retail price is 37,950? देखिए क्या कहता है, तीन चीजें हैं। एक तो जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, पहले तो वो, दूसरी बात जब कंपनी अपना प्रोडक्ट बना देती है तो वो सेल करती है किसको, होलसेलर डीलर को, और फिर वो जो होलसेल डीलर है वो उसको रिटेलर के पास बेचता है, और फिर जो रिटेलर है वो उससे क्या खरीदता है, कस्टमर जो है उससे सामान खरीदता है। तो ये कहता है कि कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, सबसे पहले जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया उसको होलसेलर डीलर को जब बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 10% का। फिर जो होलसेलर डीलर ने उसको रिटेलर को बेचा तो उसको भी प्रॉफिट हुआ कितने का, 15% का। और फिर उस रिटेलर से जब हमने खरीदा, यानी कि जब कस्टमर ने उससे सामान खरीदा तो उसको भी प्रॉफिट होता है, रिटेलर को भी 25%। अब ये कहता है कि एक वॉशिंग मशीन है
और उसका रिटेल प्राइस इतना है, तो बताइए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा। मेरे भाई देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। मान लेते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका वॉशिंग मशीन का वो एक्स है। समझ में आई बात। तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्स था। सबसे पहले तो उसने मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उसने 10% का क्या किया, गेन किया, यानी कि 100 पे 10 का गेन किया, यानी कि 100 की चीज़ को कितने में बेचा, 110 में बेचा सर। फिर उसके ऊपर किसने, होलसेलर डीलर ने कितना, 15% का, यानी कि 100 की चीज़ को 115 में बेचा सर। और फिर उसने रिटेलर ने 100 की चीज़ को 125 में बेचा सर। तो ये जो है ये आपका क्या है, ये उस वॉशिंग मशीन का रिटेल प्राइस है। और उस वॉशिंग मशीन का रिटेल प्राइस एक्चुअली क्या दिया गया है, 37,950। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सारा इधर जा करके किस में हो जाएगा, डिवाइड में है, वो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सोल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसको काटेंगे, 11 तिया 33 बचेगा 4, 11 चौक 44, 5 11 5 55। ठीक है। अच्छा जी, इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 से दूनी 10, 5 तिये 15, इसको काट देंगे 20 पे। ठीक है। अच्छा, इसको काट लें, 5 चौके 20, और ये 5 से कट जाएगा 25 पे, और ये 25 से कट जाएगा 4 पे। ठीक है। और ये कट जाएगा मेरे भाई 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 46, यानी 23 एक कम 23, कितना बचेगा, 11 बच जाएगा, और 11 और आगे बचेगा 5, तो 115, 23 5 जो 115। ठीक है। 15 पे कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ बचा नहीं, 15 की 4 से करोगे 15 चौके 60, 60 की करोगे 4 से तो 240, और 240 की 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सर 240 की किससे करेंगे, 100 से, हाँ, तो ये आ जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। In how much time would the simple interest on a certain sum be 0.125 times the principal at 10% per annum? कितने समय में एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। मेरे भाई सभी बच्चे जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है सर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100 होता है। ठीक है। ये कहता है कि कोई राशि थी, मान लीजिए मैंने मान लिया कि मेरा प्रिंसिपल 100 था, अब प्रिंसिपल 100 था, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना गुना हो जाता है, 0.125 हो जाता है। तो 100 का 0.125 जब हम निकालेंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आएगा सर 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि एक के बाद डेसिमल लगेगा, तो 12.5 जो है ये आपका क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ चुका है। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर रखेंगे, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की जगह पर रखेंगे, रेट को रेट की जगह पर रखेंगे, टाइम को टाइम की जगह पर रखेंगे, तो सर ये 100 से तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टी की, तो टी की वैल्यू चाहिए, तो 10 किस में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे एक 0 और आ जाएगी। जब 25 से इसको कैंसिल करोगे, 25 5 125, 25 के 100, तो टी की वैल्यू आ गई 5/4, और 5/4 को जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिक्स फ्रैक्शन 1/4 ईयर्स। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, by what number should -15 raised to the power -1 be divided so that the quotient is -5 raised to the power -1? यानी कि इसको किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल ये हो। मेरे भाई बिल्कुल आसान है, देखिए क्या दिया हुआ है ये कहता है कि एक संख्या है -50, एक एक्सप्रेशन है -15 की पावर -1। अब देखिए मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, अगर मैंने लिख रखा है a की पावर -1, तो इसका क्या मतलब है, पावर जब नीचे ऊपर नेगेटिव है तो इसको जब नीचे लेके आओगे तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव, ये सब चीज जानते हैं। यानी कि a की पावर -1 का मतलब 1/a है,
क्योंकि जब डिनोमिनेटर में नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं, तो क्यों ना -15 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/15 लिख सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आगे होगी। इसी प्रकार -5 को हम क्या लिख सकते हैं सर, -1/5 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि इस संख्या को यानी इस एक्सप्रेशन को हम किस संख्या से डिवाइड करें कि क्वोशिएंट हमारा ये आए, यानी कि -1/15 को किस संख्या से डिवाइड करें कि क्वोशिएंट जो है वो आपका -1/5 आए। तो मैं कहता हूं कि x से हम क्या करें, डिवाइड करें। तो जब हम x से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये सारे का सारा किस में है, डिवाइड में, इस साइड जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो -15 ऊपर और 1 नीचे, लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 5 से इसको काटोगे 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई सर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 2n-7 इंटू 5n-4 इज इक्वल टू 1250, यानी कि 1250, 1250। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कि जो एक्सपोनेंट में दिया गया है, पावर्स में दिया गया है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको जो भी राइट साइड में जो भी वैल्यू, जो भी चीज़ दिखाई देती है, जो भी नंबर दिखाई देता है, उसको उसी फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करो, ताकि पावर कंपेयर करने पर हमें वैल्यू जो है वो वेरिएबल की मिल जाए। देखिए ये दिया है 2 की पावर n-7 इंटू में 5 की पावर n-4 इज इक्वल टू 1250। अब इस 1250 को भी हम तोड़ लें, यानी इसके फैक्टर कर लें। और फैक्टर कैसे करें, ताकि वो 2 की पावर में और 5 की पावर में टूट जाए। तो देखो 1250 के जब फैक्टर करोगे आप, तो 12 से 50 के फैक्टर करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 625। फिर इसको 5 से करोगे 125, फिर इसको 5 से करोगे 25, फिर इसको 5 से करोगे 5, फिर इसको 5 से करोगे 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर कितनी है, 4 है सर, ठीक है। और इधर क्या है लेफ्ट में, 2 की पावर n-7 इंटू में 5 की पावर n-4, ठीक है। कंपेयर करो दोनों में, क्या दोनों का बेस सेम है सर, बिल्कुल सेम है। इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 5, इधर भी 5। तो जब बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। यानी n-7 इज इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। इसी प्रकार n-4 इज इक्वल टू किसके आएगा, 4 के। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 7 जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 4 इधर जाके ऐड होगा तो 4 + 4 8 होगा। तो n की वैल्यू क्या है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए 15 men कैन build a 16.25 meter long wall up to a certain height in one day. How many men should be employed to build a wall of the same height but of length 26 meter in one day? कहता है कि 15 आदमी एक दिन में एक निश्चित ऊंचाई तक 16.25 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। एक दिन में समान ऊंचाई लेकिन 26 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने आदमी लगाए जाने चाहिए। मेरे भाई इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला जो है वो याद रखेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है आपका, मैं बता देता हूँ, m1 d1 मल्टीप्लाई में सारा देखिए यहाँ लिख देता हूँ, m1 इंटू d1 इंटू में h1 अपॉन में w1 इज इक्वल टू m2 d2 इंटू h2 अपॉन में w2। सर क्या है ये, m1 का मतलब पहले आदमियों की संख्या, d1 का मतलब पहले दिनों की संख्या, h1 का मतलब पहले आवर्स की संख्या यानी घंटों की संख्या, और w1 का मतलब पहले काम। उसके बाद m2 का मतलब बाद में आदमियों की संख्या, d2 का मतलब बाद में दिनों की संख्या, h2 का मतलब बाद में घंटों की संख्या, और नीचे बाद वाला काम। तो देखिए पहले क्या कहता है कि दीवार को बनाने में कितने आदमी लगाए गए, तो ये कहता है 15 आदमी। तो m1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 15 दिया हुआ है। d1 दिन कितने लगते हैं, एक दिन में, तो d1 की वैल्यू 1 है। घंटे इसमें देने रखे। काम कितना होता है, काम होता है 16.25 मीटर लंबी दीवार है, तो w1 की वैल्यू है 16.25।
बराबर M2 की वैल्यू बाद में कितने आदमी ये हमें निकालना है M2। D2 कितने दिन, सर वही एक दिन है, लेकिन W2 काम जो है वो है 26 मीटर दीवार। ठीक है, देखिए यहाँ से M2 के वैल्यू निकालेंगे तो 26 डिवाइड में इधर जाके किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 15 गुणा में 26, नीचे आ गया 16.25। ठीक है, और इस तरफ आपका M2। इसको सोल्व करो। देखिए ऊपर जब इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी। अब इसको 5 से काटोगे तो 5 से कटेगा 5 से 3 पे, ये कटेगा 5 3 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 5 25। ठीक है, और फिर से इसको 5 से काटोगे, 5 5 25, एक बचेगा, और 5 दूनी 10, 5 0 0, ये 5 6 के 30, 2 बचेंगे, 5 5 25, और इसको 5 से काटोगे, 5 1 5, 5 0 0, 5 चौक 20, और ये कटेगा 13 पे, और ये 13 से कट जाएगा 8 पे, और ये 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24, यानी M2 की वैल्यू कितनी आई 24, यानी बाद में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 24 आदमी चाहिएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए वुमेन बोट 2 पार्सल ऑफ टॉफी, द सेम नंबर इन ईच पार्सल। She bought the first pack at 25 paise per each toffee and the second pack at 65 paise per 3 toffee. She mixed them together and sold at rate 3.50 a dozen. Her gain percent is। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि एक औरत है, एक महिला है, उस महिला ने 2 पार्सल खरीदे हैं टॉफियों के। मान लीजिए उसने एक पार्सल ये खरीदा है, दूसरा पार्सल ये खरीदा है, और ये कहता है कि दोनों के दोनों पार्सल में टॉफियों की संख्या बराबर है। मान के चलते हैं कि इसमें कितनी टॉफियां हैं, इसमें कितनी टॉफियां हैं। कहता है कि दोनों में टॉफियों की संख्या बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ इसमें भी 1 दर्जन टॉफियां हैं, यानी कि टॉफियों की संख्या 12 है। इसमें भी 1 दर्जन टॉफियां, यानी कि टॉफियों की संख्या 12 है। कहता है दोनों में बराबर है, तो इसमें भी 12 टॉफियां, इसमें भी 12 टॉफियां। फिर ये कहता है कि जो पहला उसने पार्सल खरीदा है वो एक टॉफी 25 पैसे के हिसाब से खरीदा है, तो टोटल टॉफी कितनी है 12, और 25 पैसे के हिसाब से, यानी कि 25 को जब 12 से गुणा करोगे तो ये आएगा 300, यानी 300 पैसे। और जब इसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से भाग करेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे, 3 रुपये जो है आपके आ जाएंगे। यानी कि जो पहला पार्सल है वो उसने 3 रुपये में खरीदा है। इसी प्रकार दूसरा जो पार्सल है, वो ध्यान से पढ़ेंगे कि दूसरा जो पार्सल है वो 65 पैसे प्रति 3 टॉफी, यानी कि 3 टॉफियों के उसने 65 पैसे दिए हैं। तो 3 टॉफियों के उसने 65 पैसे दिए हैं, तो 12 के उसने कितने दिए होंगे, तो इसका मतलब 65/3 और गुणा में 12, तो 3 से कटेगा ये 4 पे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 20, 2 बचेगा, 4 6 24 और 2 26। ये भी पैसे हैं, 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.6 रुपये। कितने रुपए में खरीदा सेकंड पार्सल, 2.6 में। ठीक है, अब टोटल जो है दोनों पार्सल उसने कितने में खरीदे, सर 3 और 2.6, वैल्यू होगी 5.6 रुपये में टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है उसकी, यानी कि लागत है टोटल, वो 5.6 है। फिर ये कहता है कि दोनों पार्सल को उसने मिक्स कर लिया, यानी दोनों पार्सल को उसने मिला लिया और मिला करके फिर बेच दिया। और कैसे बेचा, 3.50, यानी कि 3.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अब टॉफियाँ कितनी थी, 1 दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, और दोनों दर्जन को मिला करके 3.5 रुपये के हिसाब, दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो 1 दर्जन 3.5 में बेची, तो 2 दर्जन कितने में बेची होंगी, सर उसका जो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना हुआ होगा, 7 रुपये रहा होगा। क्यों, क्योंकि 1 दर्जन को 3.5 में, तो 2 दर्जन को 7 रुपये में बेचा होगा। तो खरीदा कितने में, 5.6 में, बेचा कितने में, 7 में। तो सीधी सीधी बात है, आपको क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 7 में से हम घटा लेंगे किसको, 5.6 को। तो जब 7 में से 5.6 को घटाएंगे तो ये आएगा 1.4। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ वो इनटू में 100 और अपॉन में किससे हुआ है, तो आप कहेंगे 5.6 से हुआ है। तो काटेंगे इसको, डेसिमल से डेसिमल तो वैसे कैंसिल हो गया, 14 से कट गया 4 पे, और ये 4 से कट जाएगा 25 पे। किस पे कट जाएगा, 25 पे। तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 25%।
ठीक है, यानी कि उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी अगर आपको बचती है, यानी कि कुछ भी आपने इसमें पूछना है कि ये कैसे हुआ, तो आप नीचे कमेंट में लिख दें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।